स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस फ्रेम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, और वेट ऑफ ए बॉडी इन एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम हिंदी में बोलेंगे निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र होता क्या है, रेफरेंस फ्रेम होता क्या है भाई, जब भी कोई वस्तु या कोई पॉइंट जो है मोशन करता है, गति करता है, तो उसे हम ज्ञात करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स और एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम का जो ओरिजिन है इसे हम O बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है 0 0 0, और माना किसी पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेशन है वो x y z है। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट के जो है वो मोशन को जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि समीक्षा करते हैं, उसी सिस्टम को, उस तंत्र को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र, रेफरेंस फ्रेम। क्या? एक ऐसा फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट को क्या करते हैं, किसी पॉइंट की मोशन को कैलकुलेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम दो टाइप से होता है। पहला होता है, ठीक है, पहला होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे जड़त्वीय फ्रेम, ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है, जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का नियम का पालन होता है उसे हम निर्देशीय फ्रेम बोलते हैं, और उसकी कंडीशन होती है Fm does not equal to 0 और A does not equal to 0। ठीक है, क्या एक ऐसा फ्रेम, ए फ्रेम इन विच द न्यूटन लॉ इज फॉलो, यानी कि जिसमें न्यूटन के नियम का पालन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, दूसरा है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे बोलते हैं? एक ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? m इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, उसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, तो ये तो था निर्देश फ्रेम। चलते हैं अगले टॉपिक पर और पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी। कल हमने पढ़ा था एक बॉडी के लिए क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कुछ इस तरह का था कि भाई संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। ठीक है, और फिर ये भी पढ़ा था Fp(xt) हो 0, तब dp/dt हो जाएगा 0 और p कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके लिए था? ये एक ही वस्तु के लिए था। आज हम बात करने वाले हैं दो वस्तु के बारे में। मान लीजिए कोई दो वस्तु है, एक का मास m1, एक का मास m2, एक का द्रव्यमान m1, एक का द्रव्यमान m2। इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर आकर इनकी टक्कर लग गई। ठीक है, और टक्कर के बाद जो है इनका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। ठीक है, सबसे पहली बात, इनकी टक्कर तभी हो सकती है जब u1 की वैल्यू क्या हो? u2 से बड़ी हो। ऐसा क्यों भाई? ये दोनों अगर u1 u2 बराबर हो तो ऐसे चले जाओगी बराबर में, कोई इनमें आपस में टक्कर नहीं होने की। u1 की वैल्यू कम हो, u2 की वैल्यू ज्यादा हो, या मंदी चली जाएगी या तेज चली जाएगी, टक्कर नहीं लगने की। ठीक है, या दूसरे वाले तो मंदी चले या वाले तेज चले, तो आपस में क्या लगेगा? इनकी टक्कर लगेगी, और टक्कर के बाद इनका वेग क्या होगा? v1 v2। ठीक है, तो कंडीशन क्या है टक्कर की? u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी इनकी टक्कर लगेगी। तो दो बिंदु के लिए क्या है? दो बिंदु के लिए जब इन पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है, जब इन पॉइंट पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो इन दोनों का जो संवेग है वो कैसा रहता है? नियत रहता है।
ठीक है, इन दोनों का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, फर्क कितना है, हम बस इतना लिखेंगे कि भाई m1u1 प्लस m2u2। अब 2 पॉइंट है तो दोनों को लिखेंगे, क्योंकि p1 प्लस p2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, संवेग कांस्टेंट है। ठीक है, p क्या होता है, मोमेंटम, फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी है u, तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टक्कर लगकर बाद और फिर इसकी वेलोसिटी बदल गई। तो जब यहाँ पर मोमेंटम है तो यहाँ पर भी मोमेंटम होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो टक्कर से पहले का संवेग है, यानी कि m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, जो कोलिजन से पहले का इसका मोमेंटम है वही कोलिजन से बाद का होगा। ठीक है, m1v1 प्लस m2v2 दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 यानी कोलिजन से पहले का मोमेंटम, टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद संवेग, कोलिजन के बाद का मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, जब दो वस्तु क्या करती है, आपस में टकराती है, उनके वेग अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो स्पेस का संवेग है वो क्या होता है, नियत रहता है। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी। पहली बॉडी के लिए तो हम क्या करते हैं, बस सिर्फ आई बल 0 है तो p इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यही थ्योरम इसमें भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर दो बॉडी है तो p1 प्लस p2 इक्वल टू कांस्टेंट होगी। ठीक है, और बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट है हमारा इसका, ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम की उत्पत्ति किसकी सहायता से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम से। चलिए अभी हमने पढ़ा p1 प्लस p2 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा, इसका भी यूज होगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की सहायता से हमें प्रूफ करना है। वही बात है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये इस पर लगा हुआ बल F12 है और इस पर लग रहा है F21। ठीक है, पहली वस्तु पर बल दूसरी के कारण, दूसरी वस्तु पर बल पहले के कारण। ठीक है, तो जो P1 होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, dp अपॉन dt इज इक्वल टू F12। ठीक है, और dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू F21। क्या है, इन दोनों पर मैंने अलग अलग संवेग इस बल की वैल्यू निकाली। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा, F21 किसके बराबर होगा, इसका मोमेंटम माना P1 है, इसका P2 है, तो dp1 अपॉन dt इक्वल टू कितना होगा, F12, और dp2 अपॉन dt इक्वल टू कितना होगा, F21। ठीक है, चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, dp1 इक्वल टू कितना होगा, F12 dt, और dp2 कितना होगा, F21 इंटू dt। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं पर हम लगाएंगे भाई दोनों का कौन संवेग कैसा है, नियत है। ठीक है, संवेग कैसा है, नियत है, यानी p1 अपॉन p2 कितना होगा, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लेंगे, कितना होगा, f12 dt f21 dt इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है, 0 है। चलो dt कॉमन ले लिया, f12 प्लस f21 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, और f12 प्लस f21 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के, और f12 इज इक्वल टू माइनस f21। यही था हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। क्या, अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर इतना ही बल लगाती है, विपरीत दिशा में। ठीक है, p1 प्लस p2 इक्वल टू कांस्टेंट था, और dp1 प्लस d2 इक्वल टू 0। क्या था, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगा हो तो उसका संवेग कैसा होगा, नियत होगा, संवेग संरक्षण के नियम से। दो वस्तु है तो dp1 प्लस dt2 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद f12 dt प्लस f21 dt इक्वल टू 0, फिर dt कॉमन लिया, फिर f21 प्लस f21 इक्वल टू 0,
और F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा F-21, यानी दोनों जो फोर्स है वे है तो इक्वल, लेकिन फोर्स कैसे इनके बीच की जो डायरेक्शन है वो इनके जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अलग अलग है। तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या, जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है और मान लीजिए इनके बीच में कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इनका जो dp1 प्लस dp2 होगा वो कितना होगा, 0 होगा। भाई p1 प्लस p2 कांस्टेंट है, तो इनका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू रखी, dt कांस्टेंट लिया और F21 पर पहुंचाया तो हो गया माइनस F21। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिफ्ट में भार या लिफ्ट में किसी वस्तु का भार। इन ए लिफ्ट, ठीक है, ऐसा बोल, लिफ्ट में किसी वस्तु का भार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पर चल लीजिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान m है तो ये इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, भार mg नीचे की ओर लग रहा है तो लिफ्ट की सतह भी इस पर एक प्रतिक्रिया लगाएगी r ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहीं से हम अपना मेन काम शुरू करते हैं। हम 4 केस पर बात करेंगे। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, जब जो हमारी लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो। कैसे, जब जो हमारी ये है हमारी पहला केस क्या है, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग। अब वेग समान है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या होगा, अब F बराबर कितना होता है m में। ठीक है, यहाँ पर मैं फोर्स की बात करूं, mg तो नीचे की ओर लग रहा है और r ऊपर की ओर लग रहा है और ऊपर की ओर जा रही है, यानी r की वैल्यू कैसी है, बड़ी है। तो r माइनस mg इक्वल टू किसके बराबर होगा, m में, यानी r माइनस mg इक्वल टू m में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब a की वैल्यू कैसी है, 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो r माइनस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये 0 हो गया तो r इक्वल टू mg, यानी अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही है तो जो आदमी है जिसकी जितना उसका वेट है उसे उतना ही महसूस होगा, उसकी प्रतिक्रिया भी इतनी होगी, उससे जितना उसका वेट होगा उतना ही उसे महसूस होगा, हाँ भाई मेरे में इतना ही वजन है। ठीक है, दूसरी केस सेकंड, अगर मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है और ये एक एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है। अब इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, a है। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम वही है। ठीक है, r ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो हमारी क्या बनेगा, F इक्वल टू होता है m में, F की वैल्यू कितनी होगी, r माइनस mg, r माइनस mg इक्वल टू m में, r इक्वल टू mg प्लस m में, इधर जाकर जुड़ जाएगा और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, m g प्लस a। इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति है उसे जो अपना वेट कैसा होगा, कुछ ज्यादा प्रतीत होगा। कितना, mg प्रतीत ज्यादा होगा। भाई mg तो उसका था, m में और जुड़ गया तो m में बाहर उसका और ज्यादा प्रतीत होगा। यानी कि अगर वो एक एक्सेलरेशन a से ऊपर की ओर लिफ्ट जाए तो इस स्थिति में जो उसमें कोई आदमी खड़ा है वो कैसा लगता है कि भाई जो उसका वेट है वो बढ़ गया। ठीक है, यानी इस स्थिति में जो भार है वो वास्तविक भार से थोड़ा ज्यादा होगा। केस नंबर थर्ड, अगर वो किसी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, केस नंबर थर्ड क्या है, किसी एक्सेलरेशन a से नीचे की ओर आ रहा है। चलिए देखेंगे कैसे। केस थर्ड क्या है, ये कोई लिफ्ट है, इसमें कोई एक व्यक्ति है
और वो एक एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। बाकी कंडीशन सेम है, आर ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब की बार आर एफ इक्वल टू क्या होता है एम में, अब की बार क्या है mg नीचे की ओर आ रहा है यानी और नीचे की तरफ लिफ्ट चल रही है यानी mg की वैल्यू ज्यादा है। mg माइनस आर इक्वल टू कितना होगा m में, r को उस तरफ ले जाएंगे m में को इस तरफ ले आएंगे, r इक्वल टू mg माइनस m में। ठीक है, m कॉमन लेंगे g माइनस a। ठीक है, यानी mg में से a घट गया, इसके वेट में से थोड़ी सी चीज घट गई। इस स्थिति में जो व्यक्ति है उसे ऐसा लगता है कि भाई जो उसका वेट है थोड़ा कम हो गया। ठीक है, यानी उसे जो अपना वेट है वो घटता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, केस फोर्थ, अगर मान लो लिफ्ट है और उसकी रस्सी टूट जाए ऊपर से, यानी वो एक स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरे, अब की बार एक्सेलरेशन नहीं, अब की बार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, इसकी रिएक्शन आर ऊपर की ओर और mg नीचे की ओर, तो mg माइनस आर इक्वल टू भाई एफ इक्वल टू कितना होता है m में, m की जगह f की जगह mg माइनस आर इक्वल टू m में। ठीक है, अब a ना होकर यहाँ पर क्या है g, तो m की जगह क्या हो जाएगा mg से mg कट गया, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि उसे अपनी कोई भी प्रतिक्रिया महसूस नहीं होगी और जो उसे अपना वेट है ऐसा लगेगा कि बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो ये था वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। पहली कंडीशन क्या थी कि भाई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी चीज है, उसमें हमारा आया था r इक्वल टू mg। ठीक है, यानी जितना वेट है उतना ही उसे महसूस होगा। दूसरा, वो एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो आया rmg प्लस ए, यानी वेट उसका बढ़ा हुआ होगा। तीसरी कंडीशन r माइनस आर इक्वल टू mg माइनस ए, उसका वेट थोड़ा सा घटा हुआ महसूस हुआ। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन है अगर रस्सी ही टूट जाए ऊपर से यानी स्वतंत्र रूप से लिफ्ट नीचे आ रही हो तो r इक्वल टू कितना होगा 0, यानी कि उसे जो अपनी रिएक्शन है उसे उसकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी, बिल्कुल शून्य ही प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हमारा टॉपिक। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा रेफरेंस फ्रेम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट।